प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का दर्शन, जिसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। और मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी आज के लेक्चर में हम दो बातें ले रहे हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या, मौलिक अधिकार का अर्थ और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार पत्र है अर्थात अधिकार पत्र की विशेषताएं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, मौलिक अधिकार अर्थ और विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? जो अधिकार पत्र है भारतीय संविधान के भाग 3 में, इसकी क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, ये दो बातों पर चर्चा करेंगे। किस किस बात पर? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, इन मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है और इस अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं, अर्थ और विशेषताएं। फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय संविधान का दर्शन, और दर्शन में हम मौलिक अधिकार ले रहे हैं और मौलिक अधिकार में इसका अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के अर्थ की और विशेषताओं की, तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि व्यक्ति और राज्य, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, इन दोनों के माध्यम से हमें ये संपूर्ण बातें आसानी से समझ सकते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दो पहलुओं के आधार पर किया जाता है। क्या बेला बेटा? व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दो पहलुओं के आधार पर किया जाता है। क्या कि व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये तो कर्तव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्यूटीज, कर्तव्य। भारतीय संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान में तो नहीं, बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें मूल कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। 11 मूल कर्तव्य क्या है, इनके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। तो व्यक्ति को राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये तो कर्तव्य हो गए, किसके? व्यक्ति के, नागरिकों के। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि यहाँ जो व्यक्ति है, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, ये अधिकार कहलाते हैं। और व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य है। और व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, ये अधिकार कहलाते हैं। ठीक है बेटा? तो इन दो पहलुओं के आधार पर व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएं दी जाती हैं, या राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो ही सामान्य से रूप में अधिकार कहलाते हैं। अब हमें तो मौलिक अधिकार का अर्थ समझना है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। बेटा एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात यहां मैंने नोट की, क्या? नंबर 1, नंबर 2, इसमें क्या है कि वास्तव में शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। बेटा क्या? कि शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, अर्थात राज्य का नियंत्रण नागरिकों के ऊपर जरूरी है, जिसके लिए कि कानून व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, कानून नियम उपनियम बनाए जाते हैं। जरूरी है, क्योंकि नागरिकों के ऊपर यदि राज्य का नियंत्रण नहीं होगा तो फिर यहाँ समाज में अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। एक प्रकार से हमें कहेंगे कि मत्स्य न्याय की स्थापना हो जाएगी, कि सबल व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों को सताने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे। इसलिए राज्य का नियंत्रण नागरिकों के ऊपर अति आवश्यक है। पर कहीं ऐसा ना हो कि राज्य यहां नागरिकों को नियंत्रित करने के नाम पर तानाशाह नहीं बन जाए, शक्ति सत्ता का दुरुपयोग नहीं करने लग जाए राज्य। इसलिए राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है बेटा। क्या? राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है। और राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाने का
सर्वश्रेष्ठ उपाय है मौलिक अधिकार। मैंने नोट भी किया यहाँ, मौलिक मतलब मौलिक है मतलब अधिकार, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ उपाय है, अर्थात राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है मौलिक अधिकार। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में संतुलन बना रहेगा। कैसे कि व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद नहीं हो सकते और राज्य सत्ता का प्रयोग करता है तो सत्ता के प्रयोग के नाम पर यह निरंकुश नहीं हो सकता, तानाशाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मौलिक अधिकारों का नियंत्रण रहता है। इसलिए व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में संतुलन बना रहता है और ये अति आवश्यक है। यस बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या कि आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। अधिकार का तो सीधा सा अर्थ है, क्या अर्थ है सीधा सा, कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं अधिकार कहलाते हैं। पर यहाँ हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मैंने बेटा यहाँ नोट किया है, वे अधिकार, ध्यान देंगे, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। बेटा ध्यान देंगे, क्या वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण, जैसे भारत के अंतर्गत हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार दिया गया है और इसके बाद में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था भी की गई है। तो इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, सामान्य सी बात है। मैं मेरे शब्दों में कहूंगा तो ये कहूंगा कि वे अधिकार जिनके बिना, वे सुविधाएं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, उनको यदि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है और साथ में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, अर्थात स्वयं सरकार भी, सत्ता भी यदि उनका उल्लंघन नहीं कर सकती तो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। सीधा सा भावार्थ ये। अब आप यहां इसको नोट करेंगे, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। क्या संविधान के द्वारा ही नागरिकों को दे दिए जाते हैं, सरकार की, विधानसभा की, व्यवस्थापिका की, संसद की इच्छा पर नहीं छोड़े जाते हैं। ये इस संविधान के द्वारा नागरिकों को दे दिए जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। बेटा फिर बता रहा हूं मैं, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। राज्य द्वारा भी, राज्य का मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, राज्य का मतलब है केंद्रीय सत्ता और जो भारत में प्रांतों की सत्ता है, जो स्थानीय सरकारें हैं भाई, वो भी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। और यदि इनके द्वारा मौलिक अधिकारों का मतलब इन सत्ताओं के द्वारा, केंद्रीय सत्ता, प्रांतों की सत्ता, स्थानीय सत्ताओं के द्वारा यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को या किसी भी अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों को अवैधानिक घोषित कर देगी। कौन? न्यायपालिका। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। आगे चढ़ते हैं अब हम, व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधार पर मौलिक कहा जा सकता है। अर्थात जो ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, इसको किस आधार पर मौलिक अधिकार कहा जा सकता है, नोट करेंगे, व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब यहाँ जो आधार है, मैंने 4 आधार लिए, 4 आधारों पर इनको अर्थात इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। नंबर 1, व्यक्ति पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, क्या व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अर्थात वास्तविक रूप में ये वो अधिकार है, जब तक ये अधिकार व्यक्तियों को, नागरिकों को प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक वास्तविक रूप में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अर्थात ना तो उसका मानसिक विकास हो सकता, ना उसका भौतिक विकास हो सकता, ना उसका नैतिक विकास हो सकता। इसलिए व्यक्तियों के, नागरिकों के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए
ये अधिकार अति आवश्यक हैं। इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है और इसी कारण इन अधिकारों को वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत ही स्थान दे दिया जाता है। मतलब संविधान के द्वारा ही ये नागरिकों को प्रदान कर दिए जाते हैं। यहाँ पर संसद की या विधानसभा की इच्छा पर इनको नहीं छोड़ा जाता है, जैसा कि संविधान के भाग 3 में ही इनका उल्लेख कर दिया गया है। बेटा दूसरा कारण है इसका मौलिक अधिकार कहने का कि मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। बेटा देखो बेटा, ये मौलिक अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकार क्यों कहलाते हैं? मतलब व्यक्ति के जो ये अधिकार हैं, नागरिकों को जो ये अधिकार दिए गए हैं, जो ये अधिकार दिए गए, इनको मौलिक क्यों कहा जाता है? इसका दूसरा कारण है कि मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। मतलब ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनको कि संविधान में स्थान दे दिया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहां हम देखें तो भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। इसलिए वास्तविक रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत ही इन अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है। इसलिए वास्तविक रूप में ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जैसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक वाद है गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में सीजे मतलब चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने कहा कि मौलिक अधिकार की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। बेटा ध्यान दें, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। अर्थात वास्तविक रूप में संसद के द्वारा, विधान मंडलों के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों से भी ऊपर है ये कौन? मौलिक अधिकार। इसलिए संसद, विधानसभा भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। और यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मतलब व्यवस्थापिका कानून के माध्यम से, कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से यदि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को, इनके द्वारा दिए गए आदेशों को अवैधानिक घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। ठीक है बेटा, तो ये इसका जो है दूसरा कारण हो गया। तीसरा कि व्यक्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? तीसरा है कि ये अनुलंघनीय है। मतलब मौलिक अधिकार अनुलंघनीय है। अनुलंघनीय का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो ये मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 में जो अभी 6 अधिकार है, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को वास्तविक रूप में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। बाकी मैं जो मौलिक अधिकार है 6 के 6 इनके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तक के लिए ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या 1 घट जाती है। संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, समाप्त कर दिया गया है, केवल एक कानूनी अधिकार है। इसलिए वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 है। तो वास्तव में जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं इनको किसी भी रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और बहुमत दल के द्वारा इनका जो है अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर इन 6 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इनको अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकार अनुलंघनीय, ये का मतलब मौलिक अधिकार अनुलंघनीय, मतलब इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और बेटा चौथा है मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहने का जो चौथा आधार है वह है मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायपालिका सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। मैंने ये नोट किया। इसका मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकार है इनका मान लीजिएगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। जैसे मान लीजिएगा इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पर जो है 5 प्रकार के जो रीट है, लेख है, उनका उल्लेख किया गया है, जिनका कि मैं अनुच्छेद 32 जब आपको समझाऊंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आगे चल करके, तो वहां पर ये 5 के 5 जो रीट है, लेख हैं,
उनके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है कि अगर मौलिक अधिकार है उनका किसी भी स्थिति में उल्लंघन किया जाता है तो वास्तविक रूप में वहाँ पर जो जनसाधारण होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में न्याय योग्य है, मतलब न्यायपालिका वास्तविक रूप में ये देखेगी कि ये मौलिक अधिकारों का किसी कानून या आदेश के द्वारा उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका ऐसे आदेश और कानूनों को अवैधानिक, असंवैधानिक और जो है रद्द घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी जो है न्याय योग्य नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। तो मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते। ये बात आपको यहीं पर नोट कर लेनी है बेटा। ये 4 आधार हो गए जिनके आधार पर व्यक्ति के इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट आता है इसका अधिकार पत्र की विशेषताएं, मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में व्यक्ति के जिन अधिकारों की चर्चा की गई है, जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उसको अधिकार पत्र कहा जाता है। और इस अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मतलब संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35 अनुच्छेद, इनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब ये कौन कौन से हैं, क्या है, मैंने पीछे संकेत भी कर दिया, बाकी मैं इनके ऊपर अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा 6 के 6 मूल अधिकारों के ऊपर। वहां पर इन सब का भावार्थ आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ केवल संकेत दे दिया गया है। अब जो मूल बात आती है बेटा, वो बात ये आती है कि भारत के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में, आखिर ये प्रेरणा कहां से ली गई है। तो ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली गई, किसकी, मौलिक अधिकारों की, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको नोट करना है, अमेरिका से प्रेरणा ली गई है। इसके बाद में इसका जो पहली विशेषता है अधिकार पत्र की, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है उसकी क्या विशेषताएं, क्या लक्षण है, यह अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। बेटा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो वास्तव में बहुत ही विस्तृत रूप में है। यह अधिकार पत्र व्यापक रूप में इसका उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया। पूरा जो संविधान का भाग 3 है उसमें केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, स्पेशल मौलिक अधिकारों को ले किया गया। और उसमें भी अब आप देखेंगे मुन्नी, यहाँ बेटा अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया है। वास्तविक रूप में ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, और इसी के साथ में जो आर्टिकल यहाँ अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19, इसके ऊपर व्यापक रूप में विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया है। कहां? अनुच्छेद 19 में। अब ये क्या है, 12 से 30 में क्या है, 32 से 35 में क्या है, फिर हमने कहा कि 19 के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र है उसकी पहली जो विशेषता वो ये है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, अर्थात वास्तविक रूप में अधिकार पत्र बहुत व्यापक है। इसमें व्यापक रूप में एक एक शब्दावली का जिक्र किया गया है। दूसरा है बेटा इसकी विशेषता मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित। बेटा ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमें, मूल संविधान में 7 थे, अब 6 हैं। तो बेटा जो ये मौलिक अधिकार है ना, वो वास्तव में व्यवहारिकता पर आधारित है, केवल सैद्धांतिक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ नोट किया है, मौलिक अधिकार सिद्धांत की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया ना बेटा। तो समानता के अधिकार को जो उल्लेख किया गया है, या नागरिकों को जो समानता का अधिकार दिया गया है कि विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ऐसा नोट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में भी समानता के ऊपर बल दिया गया है कि जो दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, वो वास्तविक रूप में सबल वर्गों के
बराबर आए, इसलिए हमारे यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार सिद्धांत पर नहीं बल्कि व्यवहारिकता पर आधारित है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में इसका जो है तीसरा विशेषता आती है, मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, वास्तव में भारतीय संविधान का जो अधिकार पत्र है जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में, उसमें मौलिक अधिकार क्या सीमित है, निरंकुश नहीं है। यहां हम तुलना करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी जो है प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो स्थिति क्या है कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए इनके ऊपर प्रतिबंध है। ठीक है बेटा। लेकिन स्थिति क्या है कि पुलिस शक्ति सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकार पर नियंत्रण की शक्ति दे दी है। मतलब वैसे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों नहीं है प्रतिबंध? क्योंकि यहां स्पष्ट रूप में लिखा गया है, जिसकी चर्चा हम चौथे बिंदु में करेंगे। राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकार पर नियंत्रण की शक्ति दे दी है, दोनों में अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अर्थात वास्तव में मौलिक अधिकार देखो भारत में तो एक प्रकार से सीमित हैं, जबकि अमेरिका में ये सीमित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। कैसे कि अमेरिका में कोई प्रतिबंध नहीं है और भारत में प्रतिबंध है। किसके ऊपर? मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध है, जबकि अमेरिका में नहीं है। क्यों? दूसरी बात आती है, लेकिन पुलिस शक्ति सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की शक्ति दे दी गई है। मतलब वास्तविक रूप में जो पुलिस शक्ति का सिद्धांत है उसके आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की शक्ति दे दी गई है कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता जो कि सामान्य हित के विरुद्ध हो, सामान्य हित के विरुद्ध हो। तो इसका मतलब यहां पर भी भारत और अमेरिका के अंतर्गत हम देखें तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। और भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया उनसे अलावा और कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब अमेरिका में कहा गया कि भाई यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो इसके अलावा और अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यहां सामान्य हित में, जनता के हित में राज्य को क्या है कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की शक्ति दे दी गई। कैसे दे दी गई है? पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर। मतलब वास्तविक रूप में राज्य सामान्य हित के आधार पर यह देखेगा कि कोई अधिकार यदि सामान्य हित के विरुद्ध है तो फिर ऐसी स्थिति में पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए अमेरिका और भारत में मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, ये असीमित नहीं है। ठीक है बेटा। अब अंतर क्या है यहाँ कि दोनों में वैसे देखें तो अंतर नहीं है, दोनों ही है। मतलब अमेरिका में और भारत में ही मौलिक अधिकार एक प्रकार से प्रतिबंधित है। ये ऐसा नहीं है कि भाई असीमित है, दोनों पर प्रतिबंध है। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप प्रतिबंध लगा दिया गया भारत में तो कि भाग 3 में जिनका उल्लेख किया गया उनके अलावा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता, स्पष्ट है। अमेरिका में कह दिया गया कि भाई नहीं, यहाँ जनहित के लिए यदि कोई और अधिकार दिया जाए तो अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन पुलिस राज्य सिद्धांत के आधार पर राज्य के द्वारा वास्तविक रूप में सामान्य हित के नाम पर जो है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण रखा जा सकता है कि ये सामान्य हित के विरुद्ध है, इसलिए मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? अब नियंत्रण दोनों में अंतर वैसे देखें तो दोनों पर प्रतिबंध है मौलिक अधिकारों पर, दोनों में कोई अंतर नहीं भारत और अमेरिका के मौलिक अधिकारों में, मतलब दोनों के ऊपर ही प्रतिबंध है। पर अंतर है, भारत में क्या है? प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण है, जबकि अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण है। भारत में प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण क्यों? मौलिक अधिकारों पर स्पष्ट है कि भाग 3 के अलावा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका स्पष्ट रूप में कह दिया गया कि वास्तविक रूप में अन्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है तो अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य सामान्य हित में मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। इसलिए अमेरिका में मौलिक अधिकारों पर अप्रत्यक्ष रूप में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि भारत में मौलिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष रूप में प्रतिबंध है। भाग 3 में जो अधिकार दिए गए उनके अलावा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता, कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है बेटा। चौथा है प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। मतलब वास्तव में भारत के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये नहीं है कि जो जी चाहे उस अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा, नहीं, केवल संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों को उल्लेख किया गया है वही मौलिक अधिकार होंगे, इसके अलावा नहीं। कैसे? जैसे भारत में
तीसरे भाग में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। परंतु अब यहां हम देखें तो इस आधार पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि भारत में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों को उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35, केवल वही मौलिक अधिकार है। परंतु अमेरिका में स्थिति अलग है। क्या है कि अमेरिका में 9वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ यह नहीं कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। मतलब यहाँ संविधान में जो 9वां संशोधन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, टोटल 27 संशोधन हो चुके हैं अमेरिका के संविधान में। भारत में टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अमेरिका में टोटल 27 हुए हैं संशोधन, भारत में 104 हो गए। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। अभी भी भारत की बात आए तो वैसे तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन 395 अनुच्छेद में पार्ट जोड़ दिए गए। और अगर अमेरिका के संविधान की बात आती है तो वहां पर केवल 7 अनुच्छेद है। ठीक है बेटा, सबसे छोटा संविधान है और भारत का संविधान सबसे विशाल या बड़ा संविधान है। बेटा यहाँ मूल बात ये समझनी है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ ये नहीं कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। मतलब 9वां संविधान संशोधन ये कह रहा है कि भाई संविधान में कुछ अधिकारों को उल्लेख कर दिया गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व उपेक्षित या अमान्य होंगे। मतलब अन्य अधिकारों को भी फिर स्थान दिया जा सकता है। इसलिए अमेरिका के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वो वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम कहेंगे कि अगणित है। मतलब उनकी निश्चित संख्या नहीं हो सकती फिर, जबकि भारत में वास्तविक रूप में जो मौलिक अधिकार है वो क्या प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल संविधान के भाग 3 में जिनको स्थान दिया गया है वही मौलिक अधिकार होंगे, इसके अलावा नहीं। जबकि अमेरिका में स्थिति इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि अमेरिका में जो संविधान में 9वां संशोधन हुआ उसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। मतलब अन्य अधिकारों को भी स्थान दिया जा सकता है। ठीक है बेटा। 5वीं विशेषता है मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय संविधान का जो अधिकार पत्र की 5वीं विशेषता है, सीधा सा अर्थ है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। अर्थात वास्तव में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 32 जो स्पष्ट रूप में कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब यदि किसी भी अधिकार का अतिक्रमण किया जाता है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है और न्यायपालिका फिर ये देखेगी कि भाई वास्तव में संविधान के विरुद्ध यदि कार्य किया गया है या मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कानून बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून या दिए गए आदेशों को अवैधानिक, अमान्य, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको नाम देगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बेटा। तो भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की 5वीं विशेषता होगी मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। मतलब यहाँ ये नहीं कि मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख तो कर दिया गया संविधान में, अब फिर चाहे इन मौलिक अधिकारों की जो है किसी भी सत्ता के द्वारा केंद्रीय सत्ता या प्रांतों की सत्ता के द्वारा उल्लंघन किया जाए, इनके विपरीत कोई कानून बनाया जाए तो कोई रोक नहीं पाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई आचरण या कार्य करते हैं, कानून बनाते हैं, आदेश देते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है, अर्थात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय फिर ये देखेंगे कि क्या वाकई जो है मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो न्यायपालिका वास्तविक रूप में उन कानूनों को, उन आदेशों को अवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, एक न्यायपालिका, संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अवैधानिकता। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 32 में की गई है। इसका मतलब ये होगा कि न्यायपालिका ये देखेगी कि वास्तविक रूप में संविधान के आधार पर अर्थात संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कहीं उनके विरुद्ध व्यवस्थापिका कानून तो नहीं बना रही है या कार्यपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई आदेश तो नहीं दे रही है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई आचरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों को अवैधानिक, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। बेटा ये हो गया
भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। क्या? भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। तो आज हमने भारतीय संविधान के दर्शन के संदर्भ में मौलिक अधिकार का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों, आप इनको ठीक से समझिएगा, नोट कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रेरणा से प्यारे विद्यार्थी भारतीय संविधान के दर्शन के संदर्भ में मौलिक अधिकार का अर्थ और इसकी विशेषताओं को या अधिकार पत्र की विशेषताओं को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।